प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी भर्ती परीक्षा जिसका नाम है यूपी पेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट परीक्षा की डेट भी निश्चित कर चुका है और इसकी तैयारी में हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव नामक सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन को कर रहे हैं। उन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो प्रश्न यूपी में लगातार पूछे गए हैं। इस श्रृंखला में हमने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया है, वैदिक संस्कृत के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं जिसकी क्लासेस भी हमने की थी, बौद्ध धर्म के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म के और उसके बाद मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, हर्षवर्धन काल के और राजपूत काल के सभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले संतलत काल, उसके बाद मुगल साम्राज्य और मराठा, इतना हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ब्रिटिश राज का उद्भव और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक महत्व, ये दोनों टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, जिसके बाद पूरे इतिहास का एक मास्टर वीडियो आपको दिया जाएगा। वह एग्जाम से पहले आप एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो मैं गारंटी से कह दे रहा हूँ कि 10 प्रश्न जो आपके पूछे जाने हैं वह 10 प्रश्न बड़े आराम से आपसे यहीं पूछ लिए जाएंगे और उस 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न आपके उस मास्टर वीडियो से मिल जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का, फिर संविधान का और फिर उसके बाद लगातार विज्ञान का। विज्ञान से आगे बढ़ेंगे हम लोग जैसे, उसके बाद हम किसका कर लेंगे, प्रारंभिक अंक गणित के पांचों जो आपके 6 चैप्टर दिएंगे, 6 चैप्टर को कर लेंगे जहां से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हिंदी व्याकरण पूरा करेंगे, अंग्रेजी के व्याकरण को करेंगे, तर्क शक्ति को करेंगे और लगातार यह सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल को और तेजी से इसको कवर करते हैं। सल्तनत काल में क्या दिया गया है, ठीक है। सल्तनत काल में जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहली बार भारत का आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया था पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। आपको बड़े सरल सा आंसर दे देना कौन सा था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फिरदौसी शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। तो जल्दी से बता दीजिए कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो आप सही बता रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर आप आएंगे, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की संध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ था। किसको, सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में क्या हुआ था, सफल हुआ था, ठीक है। और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की सूचना मिलती। कहाँ से, अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ से जो है ये मिलता है, आपको कहाँ से सूचना मिलती है कि सिंध विजय की थी किसने, तो आप कहेंगे कहाँ से मिलता है, चचनामा में। कहाँ पे, चचनामा में। और कैसा ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था या पहला मुस्लिम था। आंसर सही हो जाएगा सबका। हम उम्मीद करेंगे कि अगर ये प्रश्न रिपीट हो तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैंने एक बार नहीं कई बार अलग अलग वीडियोज के माध्यम से पेट में हमने आपको बताया है कि आप 1 लाइनर बुक को पढ़ते रहिए, चाहे आपके पास लूसेंट हो, चाहे आपके पास किरण पब्लिकेशन हो, जिस भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक हो, चाहे जीका हो, उसके 1 लाइनर को लगातार आप पढ़ते रहिए, जिससे पूरा जीएस आपका कवर हो जाएगा। टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक का चयन कर लीजिए और कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी। साथ में सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज करते रहिए, मास्टर वीडियोज करिएगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, आपको बताना। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, आपको इसका आंसर करना है। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कहाँ पे, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, जो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो यहाँ पर आपको बताना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के राज्य में है। आप में से कितने लोग बताएंगे मध्य प्रदेश के, आपको कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के सीएम का क्या नाम है, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है यानी राज्यपाल का क्या नाम है। साथ में आपको बताना मध्य प्रदेश में
विधानसभा सीट कितनी है और उसके बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है। ये 4 चीज़ों के आपके आंसर करके बताइए। स्टैटिक जीके में क्या आपको कुछ और थोड़ी पढ़ना होता है, यही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। इन सभी चीज़ों को आप गौर करिए। तो चारों चीज़ों के बारे में चर्चा करके बताइए कि चारों कौन कौन है। पहला है आपका मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, फिर दूसरा आपको बताना मध्य प्रदेश का कौन है गवर्नर कौन है, तीसरा आपको बताना मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, और चौथा आपको बताना है जो क्या, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए क्या है, और चौथा लोकसभा सीट कितनी। यानी यह आपके इन्हीं ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए, राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रश्न आए, इन प्रश्नों से संबंधित सभी जानकारियां आप अर्जित कर लीजिए, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो के लास्ट में हम आपके ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि और जो भी राज्य आपके मिलेंगे उन सबके बताएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 4 राज्य के नाम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में भी बताएंगे, और आगे चल के हम और भी जो राज्य मिलेंगे उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। चलिए, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया। कह रहा है जयचंद के विश्वासघात के कारण क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। बाद में जयचंद को कब और कहां मारा गया, यह प्रश्न पूछा गया है अमीन की परीक्षा में। आप सोच सकते हैं अमीन की परीक्षा हाई स्कूल स्तर पर थी और उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ना तो वो तराइन में मारा गया था, ना ही चंदावर में मारा गया था, ना ही कन्नौज के युद्ध में मारा गया था। तो कब मारा गया था, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। इस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुए। कहाँ पे, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कहाँ पे, चंदावर में युद्ध हुए जिसमें जयचंद मारा गया। कहाँ पे, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद क्या हुआ, मारा गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। प्रश्न पूछा जा रहा, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। आपको प्रश्न के अगर आंसर आते हैं तो आप कमेंट भी करते रहिए साथ में। जल्दी से बताइए मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो आप कहेंगे 1191 वाले युद्ध में। किसमें, 1191 के युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, पराजित हुई थी। मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। किसकी राज्य, कौन सी राज्य की स्थापना की, तुर्की राज्य की स्थापना की। किसने, मोहम्मद गोरी ने। किसने, मोहम्मद गोरी ने। और किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को। किसमें हराया था, पृथ्वीराज तृतीय को किसमें हराया था, दूसरे तराइन के युद्ध में। जबकि पहले तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी क्या था, पृथ्वीराज से हारा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, आपको बताना है। ये यूपी SSSC का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कासगंज में। कासगंज में, कहाँ पे, कासगंज में। उस समय का, इस समय जब ये प्रश्न आता था तो बड़ा ट्रेंड में था, हर परीक्षा में पूछा जाता था। पता नहीं कितना मोहब्बत हो गई थी इस प्रश्न से, और लगता है कि इसमें भी पूछा ही जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म, प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का जन्म, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जरूर सुना करिए, डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करिए, उसमें से कई प्रश्न आपके निकल जाते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशी रामनगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए उर्दू के जनक या खड़ी बोली के जनक, गजल के, कव्वाली के, तबला के जनक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे किसको, जल्दी बताइए। कासगंज में स्थित है किसका, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को क्या माना जाता है, उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, देवल रानी खिज्र खां, नूर सिपहर और उसके बाद तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। इन्हें ये याद रखिएगा, तोतिए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, आपको याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में, ये अद्यतन कहाँ है, एनसीईआरटी के मध्यकालीन इतिहास में दिया गया है, अथवा 1253 हरिश्चंद्र वर्मा की बुक में दिया गया, ठीक है। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। एनसीईआरटी ने जो साक्ष्य माना वो 1252 माना है, जबकि
किसमें? हरिश्चंद्र वर्मा ने इसे 1253 माना है। तो हो सकता है कि आपके बुक में थोड़ा सा डिफीट इसमें मिले, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, यानी तोतिए हिंद, यहाँ पर दिया था ना तोतिए हिंद, तोतिए हिंद किसको कहा जाता है? तोता, भारत का तोता कहा जाता है किसको? अमीर खुसरो को। किसके दरबार के दरबारी कवि थे? देखिए प्रश्न को घुमा दिया और पूछ रहा किसके दरबार के दरबारी कवि थे। आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके दरबार के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता तथा भारत का तोता कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। कितने? 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। लौ और रक्त की नीति, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आपको पता ना, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आपको इसका आंसर करना है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आप बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको इसका बताना होगा कौन अपनाया था, जल्दी से बता दीजिए आप। लौ और रक्त की बलबन। कौन है? बलबन। कौन? बलबन। चलिए आगे आ जाते हैं। लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन ने राजस्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। चलिए मैं आपके प्रश्न का आंसर दे देता हूं, उसके बाद दूसरे प्रश्न का आप आंसर फिर से ढूंढिएगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? मैंने इसके आंसर में आपको मध्य प्रदेश बताया था, और साथ में मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश का सीएम का नाम बताइए। कितने? मैंने 4 प्रश्न आपसे पूछे थे। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम बता दीजिए, गवर्नर का नाम बता दीजिए, और किसका नाम बता दीजिए। इसमें आपको बताना है कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, और क्या बताना है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको बताना, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, आप जानते हैं। और जो यहाँ पे गवर्नर है कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, 7 जुलाई तक अतिरिक्त प्रभार दिया गया था किसको? आनंदीबेन पटेल को। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। 230। ठीक है, 230। और उसके बाद अगर हम लोकसभा सीट की बात करते हैं तो कितनी है? 29 सीट है। जबकि राज्यसभा सीट की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। उसके बाद आपके अभी 3 राज्य यहाँ बचते हैं। इन 3 राज्यों का आप सर्च करके बताइए, तब तक फिर मैं आगे का बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का तो जरूर बता दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे के बाद आपको राजस्थान का बताना है और महाराष्ट्र का बताना है, और कोई राज्य मिलेगा तो हम फिर आपको बता देंगे। इसी को कहते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं इसलिए आपको जोड़ के रखा हूं ताकि आप इन चीज़ों को करते रहें, थोड़ा सा रिमेंबर होता रहे। चलिए, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? आपको बताना है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे। तो आप कहेंगे कुतुब मीनार पे। कहाँ पे है? कुतुब मीनार पे। झूठा आंसर मत करिएगा कि मुझे सबके सब आ रहे थे। ठीक है, कुछ लोग क्या होता वीडियो नहीं देखते हैं, कहते तो मुझे सब आ रहा था, तो ऐसा मत करिएगा। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल की सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। हजार खंभा महल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन ने कराया था। इसके अलावा उसने क्या क्या करवाया देख लीजिए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक बार और यह प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका क्या कुतुब मीनार है या आपका लाल पत्थर से जो निर्मित है, देखिए यहाँ पे एक बार डिस्क्रिप्शन देखिए, इसमें 3 प्रश्न आपके हैं। पहले डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिए। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा, पहले आपसे पूछा जाएगा अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है, आप कहेंगे नई दिल्ली में। पहला क्वेश्चन मिल गया। का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान अलाउद्दीन ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान अलाउद्दीन ने। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार के निकट करवाया था। कहाँ पे? कुतुब मीनार के निकट करवाया था। कहाँ पे? कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण
लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल की सूची में, या प्रारंभिक तुर्की। अब फिर पूछा जाता है प्रारंभिक तुर्की कला का कोई एक श्रेष्ठ नमूना बताइए, तो क्या हो जाएगा अलाई दरवाजा। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले, 1000 खंबा माली, ये भी प्रश्न पूछा गया है। एक ही डिस्क्रिप्शन में आपके पूछे गए 5 प्रश्न समाहित है, एक ही डिस्क्रिप्शन में आपके पूछे गए 5 प्रश्न समाहित है, इसलिए हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखिएगा, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी क्वेश्चन आपको कहीं से बहुत सारी बुकों में छापे गए हैं, आपको मिल जाएंगे। जिस बुक से हम भी पढ़ा रहे हैं सभी जगह मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, आप वहां से भी पा जाएंगे। और भी बहुत सारी बुकें हैं, हर पब्लिकेशन ने इस तरह के प्रश्न आपके बनाए हैं जो यूपीटीपीएससी में पूछे गए हैं, तो आप आराम से उन प्रश्नों को तो पा सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन हर एक बुक में नहीं दिया गया है, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? फिर से वही प्रश्न जान लीजिए, एकदम सेम टू सेम प्रश्न रिपीट किया गया। कहां पे? 2019 की परीक्षा में, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो आपको ये बताना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 ईस्वी। 1296 से 1316 ईस्वी तक। कौन सा था? 1296 से 1316 ईस्वी तक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, वास्तविक नाम अली गुरसब, क्या था? अली गुरसब के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इन्होंने 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता पर हस्तगत कर ली थी, या सत्ता को हथिया लिया था। ठीक है। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र अब नष्ट हो गया। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र अब नष्ट हो गया। आप बताइए कैसे नष्ट हो गया? 1200 ईस्वी पूर्व में। कब नष्ट हुआ आपको बताना था? 1200 ईस्वी में। तो कब नष्ट हुआ? 1200 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1200 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के आक्रमण, माफ करिए, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, फिर से देखते हैं, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। क्या किया? बख्तियार खिलजी ने किसको किसको? नालंदा और विक्रमशिला बिहार को क्या किया? नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था, जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नज़दीकी उत्तर विकल्प में सी हो सकता है। कौन हो सकता है? सी हो सकता है। कौन सा? नज़दीकी उत्तर पूछा गया है, तो कब सबसे नज़दीकी उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा? 1200 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी, माफ करिए, ईस्वी पूर्व नहीं, 1200 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दौला मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। किसने? गयासुद्दीन ने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। किसने? गयासुद्दीन ने। ठीक है। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? आपको इसका आंसर बताना होगा गुलाम वंश से। किससे? सॉरी, खिज्र खां किससे संबंधित था? तो आप कहेंगे खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? सैयद वंश से। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला के नामक पुस्तक में जाना जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? कह रहा किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? आपको बताना है 1526 के युद्ध में। किसमें? 1526 ईस्वी के युद्ध में। जूनियर इंजीनियर तकनीकी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? कह रहा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? आपको इसका आंसर करना है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, आप बताएंगे कौन नहीं था? अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का नाम तारीख ए शेरशाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को पढ़ना अति आवश्यक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी, जिसमें ऑप्शन में सिर्फ एक नाम दिया गया, हरिहर। ठीक है। बुक्का दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिए गए। अब कैसे दोनों को आंसर तो बनाया नहीं जा सकता था। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी और शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों सही होंगे। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? यह प्रश्न भी आपसे राजस्व निरीक्षक में पूछा गया। लेखपाल वाले तैयार रहें। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य का 4 राजवंशों संगम वंश, साल्यू वंश, तलु वंश और अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंचा था। अगला हमारा प्रश्न है, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने की थी। किसने? वीर नरसिंह ने। और उसके बाद तुलुब राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुब द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुब ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप बताएंगे कृष्णदेव राय ने। उसके बाद मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? आपको बताना है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। परीक्षा है अमीन परीक्षा 2016 की। सोच सकते हैं कि अमीन की परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में। किसमें? विजयनगर साम्राज्य में। चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में समानता प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। किसमें? चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज के सम्मान प्राप्त था। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर कौन होगा? विजयनगर साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं।
निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? कह रहा किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर के हुई थी? आपको इसका आंसर बताना है। हुमायूं की। किसकी मृत्यु उसके शासक की सीढ़ियों से गिर कर के हुई थी? हुमायूं की। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पोल ने हुमायूं पर टिप्पणी लिखते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। ये प्रश्न पूछा गया, देखिए पूछा गया था कि किसने कहा था, हालांकि ये आरो यारो में पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न बन सकता है। लेन पोल ने लिखा था हुमायूं जो है ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी दे दी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? अकबर को कहाँ पे मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कलानौर में। कहाँ पे? कलानौर में। हुमायूं की दीन ए पनाह पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय फरवरी 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कालानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। कहाँ पे था? कलानौर में था। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? आपको बताना है निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ और आज तक रुपया चल रहा है। तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी के। किसके? शेर शाह सूरी के शासन काल में। अफगान शासक शेर शाह सूरी 1540 से 1545 में शासन में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। कितना? 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। कैसा था? चांदी का था। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? यानी भूमि के मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। लेखपाल के क्वेश्चन बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। चकबंदी लेखपाल में देखिए पूछा भी गया है। जल्दी बताइए, शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था। लेखपाल का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, जितने लेखपाल पेपर हैं उसमें पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पे चकबंदी लेखपाल में भी पूछा गया था। तो आप बताएंगे उपयुक्त शासकों में शेर शाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका नाम जो प्रसिद्ध हुआ वो नाम प्रसिद्ध हुआ अकबर। यानी अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। क्या था? किसका? बाबर का पौत्र यानी पोता, और नसीरुद्दीन हुमायूं का क्या था? पुत्र था। ठीक है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। ठीक है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से भी कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। किसको? खान ए खाना की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? आप कहेंगे बैरम खां को। किसको? बैरम खां को। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आप कहेंगे अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय हुई और बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 में उसने विजय प्राप्त की थी और अंततः क्या हुआ? बेचारा मारा गया। ठीक है। अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, आपको बताना कौन मेल नहीं खा रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए, अबू फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन में अकबरनामा के लेखक थे। ये आपका गलत है, पहला तो गलत हो गया। चलिए,
कौन नहीं खाता, मेल नहीं खाता, आपको बताना है कौन मेल नहीं खाता। तो मेल नहीं खाता वाला आपको बताना, जो मेल खाएगा उसे नहीं बताना है, ठीक है। तो ये तो मेल खा रहा था, ये तो आपका इसके हिसाब से, इसके नहीं के हिसाब से क्या हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये तो आपका नहीं के हिसाब से सही हो जाएगा, वो एक्चुअली में यही गलत है, एक्चुअली में यही क्या है, गलत है, लेकिन हमको कहा है गलत वाला आंसर ही बताना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रहीम खान ए खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा यह वह मुगल सम्राट अकबर के सलाहकारों में से एक थे, ठीक। आगे आ जाते हैं। अकबर के राज दरबार के नवरत्नों में एक राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। राजा मान सिंह जयपुर राजघराना के कछवाह वंश के शासक थे। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था, यानी दरबार का जो कवि था या संगीतज्ञ था, उस संगीतज्ञ कौन था, तो आपको बताना कौन था। अबू फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल। तो आप कहेंगे मियाँ तानसेन जो थे वो दरबारी क्या थे, संगीतज्ञ थे। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। वहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बीड़ा विलास, इतना बड़ा पद दिया था कि क्या नाम था, कंठाभरण बीड़ा विलास नाम में उन्हें उपाधि दी गई थी। क्या नाम उपाधि दी गई थी, कंठाभरण बीड़ा विलास की उपाधि प्रदान की गई थी। तानसेन का मूल नाम क्या नाम था, रामतनु पांडे था। उनका मकबरा क्या था, रामतनु पांडे था। उनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे, ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे, रहीम खान। कौन थे, रहीम खान। प्रसिद्ध कवि कौन थे, रहीम खान। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी को उसने तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था, यानी किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप कहेंगे बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, आगरा में। कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, कौन सा मुगल सम्राट ऐसा था जो अनपढ़ था, तो आप बताएंगे अकबर जो था वो अनपढ़ था। कैसा था, अनपढ़ था। ठीक है, ये चकबंदी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ था। ये राज्य नहीं होगा, ये राजा होगा। ठीक है, राजा अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उससे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। इनमें से किसने
अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। यहाँ 4 लोग लिखे गए हैं और बताना किसने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने अकबर के धार्मिक नीति क्या की थी? आलोचना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में? महाराणा प्रताप और किसके बीच में? अकबर के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इनमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खां ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना राणा हारे। ठीक है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, यानी शासनकाल कब से कब तक था? तो आप कहेंगे 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। क्या था? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम नूर मोहम्मद सलीम था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आपको बताना अजमेर के किले में मिला था। कहाँ के किले में मिला था? अजमेर के किले में मिला था। कहाँ पे? अजमेर के किले में। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो शराब को नहीं छूता था? औरंगजेब, जो शराब नहीं पीता था यानी शराब को नहीं छूता था, वो क्या नाम था? औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था और शराब बिल्कुल नहीं पीता था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना किसके शासनकाल में। तो आपको इसका आंसर करना है। इसका आंसर आपका होगा औरंगजेब के शासनकाल में। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ से आ जाएगा, तो पहले इसकी व्याख्या देख लें। हाँ ठीक, 1 मिनट। हाँ, 1556 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों और मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो आप कहेंगे शाहजहां। औरंगजेब का पुत्र कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां था। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलियोग्राफर जो थे ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना की और पूरा किया? तो आप बताएंगे किसकी रचना की और पूरा किया? तो अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल, जिसकी मृत्यु 1630 ईस्वी में हुई, की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1600 किस ईस्वी में पूरा होता है? 1648 ईस्वी में। ठीक है, 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफ था। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इमारत लिखी है। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इमारतें लिखी हैं, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसके
गुंबद का निर्माण किया था? ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। डिजाइनर का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? आपको बताना कौन सा ऐसा दिल्ली का वो है स्तंभ है, लोहे का बना हुआ स्तंभ जिसमें जंग नहीं लग रहा है। तो आप बताएंगे कौन सा धरोहर? कुतुब मीनार परिसर। कौन सा? कुतुब मीनार परिसर। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगा और इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? फिर से सुनिएगा, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो आप कहेंगे शेर शाह सूरी का। किसका? शेर शाह सूरी का। चलिए, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार और गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? आपको बताना किसके सहयोगी थे? हुमायूं के। किसके? हुमायूं के सहयोगी थे। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसमें अब्दुस्मद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? आपको बताना किस मुगल शासक ने की थी? तो आप कहेंगे शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने की थी। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता है जिसे मयूर सिंहासन मोर सिंहासन कहा जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कह रहा कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपका 1 मिनट, हाँ आगे बढ़ जाइए। तो आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? कह रहा बाबर ने अपनी भाषा क्या लिखा अपनी आत्मकथा, तो उसका नाम क्या? बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ के रूप में स्वयं ही लिखा था। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखी? आपको बताना। आईने अकबरी अबू फजल ने लिखी थी। किसने? अबू फजल ने लिखी थी। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्हें सर्वप्रथम तौहीद ए इलाही और दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया। अबुल फजल ने कालिया दमन यानी श्री कृष्ण का फारसी में अनुवाद किया था और अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। शाहजादा सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? आपको बताना तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। हाँ,
अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबू फजल। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबू फजल हैं। कौन है? अबू फजल। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबू फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में, इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर। तो आप यहाँ कहेंगे हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है। हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी, जिसमें बाबर और हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुजुक ए जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की में की थी और शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर कौन है? इनायत खां है। शाहजहांनामा के कौन है? मोहम्मद ताहिर इनायत खां है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है को कौन सा स्थान है जहां पे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थथी? तो आप कहेंगे रंगून में। कहाँ पे हुई थी? रंगून में हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? शाह आलम ने। किसने? शाह आलम ने। 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम, उसे अली गौहर भी कहा गया है, ने इलाहाबाद में अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने इलाहाबाद को कड़ा मानिकपुर प्रांत की राजधानी का दर्जा दिया था। अतः सही विकल्प बी है, क्योंकि प्रसंगत राजधानी से तात्पर्य साम्राज्य की राजधानी से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? आसफ उद दौला। कौन था? आसफ उद दौला। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद इमानी शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1722 ईस्वी में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया और नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह से स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। वह अवध का पहला नवाब था। 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां के भतीजे और दामाद सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया गया। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? यानी कठपुतली जैसा जो था, वो कठपुतली सम्राट कौन था? तो आपको इसका आंसर बताना हो। कौन था? जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फिकार खां नामक सामंत की सहायता से जहांदार शाह शासक बना। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फिकार खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। जहांदार शाह एक कमजोर और पतित शाहजादा था। और उसके बाद अगला आपका है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरकार प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो आप कहेंगे कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो पुलिस का काम है वही काम कौन करता था? एक कोतवाल करता था। मध्यकालीन भारत के इतिहास कुछ विविध हैं यहाँ पे। वर्ष कौन सा वर्ष है में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिबा में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा अपवित्र की नींव रखी थी? तो आप बताएंगे कब ऐसा हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिबा में खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को पंच ककार अर्थात केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और
कृपाण धारण करने की शपथ लेनी पड़ी थी तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि दी गई थी। अतः दिए गए विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। यूपीटीएससी द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का मूल उत्तर विकल्प ए माना गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार से आपकी ये सीरीज क्या होती पूरी तरह से पूरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितने क्वेश्चन कहीं गलती से आंसर माने गए हैं, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा चाहे उसको निरस्त किया गया है, तो उसके द्वारा जो भी आंसर आपके माने गए हैं उन सभी आंसरों को यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि जारी उत्तर पत्रक में क्या दुविधा है, क्या समस्या है। इस प्रकार से आप डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे क्वेश्चन को करते रहेंगे तो आपके सभी आंसर सही होने की संभावना होगी। बहुत जल्दी इसके मास्टर वीडियो भी आपको दिए जाएंगे, तो देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।